नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू के न्यूज़ रूम लाइव के साथ आप सबसे रूबरू हूँ मैं हिना जुबैर। सबसे पहले हेडलाइंस। कीव पर रूसी बमबारी में 6 अफराद हलाक। सूमी में केमिकल प्लांट पर रूस ने किया हमला। अमोनिया के अखराज से 2 गांव मुतासिर। संदीप पाठक, हरभजन सिंह, राघव चड्ढा जाएंगे राज्यसभा। आम आदमी पार्टी ने पंजाब से राज्यसभा के लिए किया नामजद। पंजाब में राज्यसभा के लिए 31 मार्च को होने हैं इंतखाबात। शहनाई की शहंशाह बिस्मिल्लाह खान का आज यौम पैदाइश। 1916 को बिहार के बक्सर में हुई थी पैदाइश। बिस्मिल्लाह खान को नवाजा गया था भारत रत्न समेत हिंदुस्तान के 4 आला एजाज से। और धूमधाम से मनाया जा रहा है नौरोज। कोरोना के सबब नौरोज की मान पड़ गई रौनक इस साल फिर से वापस लौटी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नौरोज की दी मुबारकबाद। ईरानी तहजीब व सकाफत में नौरोज इंतहाई अहमियत का हामिल। और खबरों की शुरुआत महाराष्ट्र से आ रही अहम खबर के साथ। महाराष्ट्र के असेंबली इजलास के चौथे हफ्ते के पहले दिन अपोजिशन बीजेपी ने एक बार फिर से एहतजाज किया है। बीजेपी नवाब मलिक के इस्तीफे के मुतालबे पर अड़ी हुई है और अपनी मांग को लेकर पार्टी ने असेंबली की दहलीज पर आज फिर एहतजाज किया। विधानसभा सत्र के चौथे सप्ताह के पहले ही दिन विधानसभा की सीढ़ियों पे एक बार फिर विपक्ष आक्रामक होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी के जो विधायक हैं वो नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और नारेबाजी शुरू है और उनकी यही मांग है कि जल्द से जल्द मंत्री नवाब मलिक अपना इस्तीफा दें, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से नवाब मलिक ईडी के कस्टडी में है, जेल में है। ऐसे वक्त में उन पर जब मामला दर्ज है और किसी तरह की इंक्वायरी चल रही है और वो मंत्रालय के मंत्री हैं और साथ ही जिस तरह से देखा गया है कि विधानसभा का कामकाज चल रहा है, ऐसे वक्त में जब कई सवाल हैं जिनके जवाब देने होते हैं और मंत्री महोदय यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो ऐसे वक्त में उनका इस्तीफा होना चाहिए। ये एक जायज़ मांग है, इस तरह का लगातार कहना है बीजेपी के विधायकों का। और ये जो लगातार यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके जो हाथों में बोर्ड है उसमें दाऊद के नाम को लेकर नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग की जा रही है। साथ ही मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, ये भी एक मुद्दा है जिसको लेकर वो सरकार को घेरने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। कई बड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों के आधार पर यहाँ पर बीजेपी आक्रामक है और सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। मराठा आरक्षण हो, मंत्री का इस्तीफा हो, ऐसे कई बड़े मुद्दे हैं लगातार यहाँ पे मांग की जा रही है। ये नारेबाजी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से अपनी मांगों को लेकर वो काफ़ी नाराज़ हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार अब तक इतनी बार मांग करने के बाद भी इस्तीफा नहीं दे रही और जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक इसी तरह से आंदोलन चलता रहेगा। मुंबई से संदीप डिस्ले के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। टीएमसी एमपी अभिषेक बनर्जी और उनकी अहलिया ने ईडी के दायरे इख्तियार के मामले पर अर्जी दाखिल की है। ये अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। अभिषेक बनर्जी को मरकजी तफ्तीशी एजेंसी ईडी ने पूछताछ के लिए तलब किया है। कोयला घोटाले से मुताल्लिक मामले पर आज ईडी के दिल्ली दफ्तर में ये पूछताछ की जाएगी। आम आदमी पार्टी पंजाब से डॉक्टर संदीप पाठक, क्रिकेटर हरभजन सिंह, अशोक मित्तल और दिल्ली के एमएलए राघव चड्ढा को पंजाब से राज्यसभा के लिए नामजद किया है। संदीप पाठक ने पंजाब में आपकी जीत में बेहद अहम रोल अदा किया है। उन्होंने 3 साल तक लगातार पंजाब में रहकर बूथ लेवल तक तंजीम बनाई। पंजाब में राज्यसभा के लिए 31 मार्च को इंतखाबात होने हैं। 5 अरकान पार्लियामान की मियाद 9 अप्रैल को खत्म हो रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर नासिर हुसैन का कहना है कि कांग्रेस पार्लियामेंट में बहस के दौरान फिल्म द कश्मीर फाइल्स का मामला उठाएगी। उन्होंने कहा कि ये फिल्म बीजेपी स्पॉन्सर्ड है,
ये एक पार्टी की छवि को खराब करने के लिए बनाई गई है। हमारे नुमाइंदे ने नासिर हुसैन से खास बातचीत की। आज़ाद साहब कल जम्मू में थे और वहाँ उन्होंने कहा है कि 24 घंटे राजनीतिक दल धर्म, जाति और अन्य चीज़ों के आधार पर लोगों के बीच दूरियां पैदा करने का काम करते हैं। इससे कांग्रेस समेत कोई भी दल अछूता नहीं। इसका वो अपना कह रहे हैं कि कांग्रेस भी जो है वो कहीं ना कहीं दूरियां पैदा करते थे समाज में। देखिए, आज़ाद साहब किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे कांग्रेस हिंदुस्तान की आज़ादी के पहले से लेकर अब तक हमेशा ये कोशिश की लोगों को जोड़ें, लोगों को हिंदुस्तानी बनाएं, लोगों को धर्म और कास्ट के नाम पे, जाति के नाम पे बांटे ना। लेकिन अलबत्ता कांग्रेस ने ये ज़रूर करा है, जो पिछले वर्ग हैं, जो दलित हैं, जो वंचित वर्ग हैं, जो ट्राइबल्स हैं, बैकवर्ड्स हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, इन लोगों को हिंदुस्तान के मेन स्ट्रीम में, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी हो, डेवलपमेंट स्टोरी हो, उसमें हिस्सेदार बनाना, उसमें भागीदार बनाना और उसमें उनको एक्टिव करने का काम करने के लिए अलग अलग स्कीम्स द्वारा, अलग अलग प्रोग्राम्स द्वारा, अलग अलग स्लोगन्स द्वारा कांग्रेस ने किया है। करना भी चाहिए किसी भी एक समाज में लिए, ताकि जो हम जब भी हम जो कहते हैं कि एगैलिटेरियन सोसाइटी जिसको हम कहते हैं, जब भी एक सोसाइटी बन सकती है। अब किस कॉन्टेक्स्ट में कहें मुझे पता नहीं है। सर, कश्मीर फाइल्स को लेकर अब विवाद भी होने लगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जो फिल्म दिखाई गई उसमें सच्चाई नहीं है, बहुत ज़्यादा उसमें फिक्सन है। देखिए, अभी तो एकदम साफ है जिस तरह से फिल्म को बनाया गया, किन लोगों ने बनाया गया और जिस तरह से ये प्रमोशन हो रहा, ये बस जो है देश में हेटरेट फैलाने की, नफ़रत फैलाने की, लोगों के बीच में खाई बढ़ाने की जो कोशिश इस सरकार द्वारा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा और कुछ लीडरों द्वारा जो लगातार चल रहा है, बस उसी की एक कड़ी में जो हलों में एक अगली कहानी है। मैं तो सिर्फ देश की जनता को बस इतना ही याद दिलाना चाहता हूँ, ये फिल्म के डायरेक्टर कौन है, अग्निहोत्री, वो क्या है इस सरकार में, जो है INB मिनिस्ट्री में वो हैं, वो किसी एक बोर्ड के मेंबर भी हैं और पहले भी जो हम वो भाजपा लेड सरकार से जुड़े हुए हैं। और जो जोशी हैं उनकी पत्नी हैं, अनुपम खेर जी किरण खेर के हस्बैंड हैं और किरण खेर बीजेपी की MP हैं। मिथुन चक्रवर्ती साहब जो है वेस्ट बंगाल चुनाव के पहले बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। ये पूरे जो है बीजेपी की तरफ से स्पॉन्सर्ड एक फिल्म है। और साथ में साथ आज वो जो आरोप लगा रही है कांग्रेस उस टाइम सत्ता में थे ही नहीं, विपिन सिंह साहब की सरकार थी, बीजेपी सपोर्टेड थी और इन्हीं के आदमी वहाँ पे गवर्नर भी थे। तो इनके टाइम पे अगर एक्सोडस हुआ है तो ये कांग्रेस को क्यों दोषी दे रहे हैं, दोषी खड़ा कर रहे हैं? अगर वो हो गया है, आप सारी दुनिया को पता है कि वहाँ पे कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ के निकल गए हैं, अब इनकी सरकार आई तो उनको वापस लाने की इन्होंने क्या क्या कोशिशें की, उनको आप जो जम्मू एंड कश्मीर का जो बजट आ रहा है उस बजट में उनको क्या उन्होंने मदद करने की कोशिश की, ये बड़े सवाल हैं। और ये एक तरफ की स्टोरी ये कह रहे हैं मिलिटेंट्स सिर्फ कश्मीरी पंडित को नहीं मारा है, मिलिटेंट्स जो है जो सेपरेटिस्ट थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, वहाँ के मुसलमानों को और हर जात के, हिंदूज में भी हर जात के लोगों को मारा है। तो कहानी जब बनती है, फाइल्स जब बनते हैं, पिक्चर जब बनती है, तो सारे के सारे घटनाएं के पिछले 30-40 साल से जो घटनाएं चले उन तमाम घटनाओं को लेकर फिल्म बनना चाहिए। एक कम्युनिटी को टारगेट करके और एक पार्टी को टारगेट करके ये जो फिल्में बना रहे हैं अपने प्रमोशन के लिए, और ज़रूरत भी इसीलिए उनकी पड़ रही है क्योंकि ये हर सतह पे फेल हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने ऑस्ट्रेलियाई हममंसब स्कॉट मॉरिसन के साथ एक वर्चुअल इजलास से खिताब किया। दोनों मुल्कों में बाहमी ताल्लुकात को मजबूत करने पर बातचीत हुई। पिछली वर्चुअल समिट के दौरान हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया था और मुझे प्रसन्नता है कि आज हम दोनों देशों के बीच एनुअल समिट्स का मैकेनिज्म स्थापित कर रहे हैं। इससे हमारे संबंधों के नियमित रिव्यू की एक स्ट्रक्चरल व्यवस्था तैयार होगी। एक्सेलेंसी, पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, डिफेंस और सिक्योरिटी, एजुकेशन और इनोवेशन,
साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी क्षेत्रों में हमारा बहुत करीबी सहयोग है। कई अन्य क्षेत्र जैसे क्रिटिकल मिनरल्स, वाटर मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, कोविड-19 रिसर्च में भी हमारे बीच कोलैबोरेशन तेजी से बढ़ा है। बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पॉलिसी की स्थापना की घोषणा का मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साइबर और क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में हमारे बीच बेहतर सहयोग अनिवार्य है। हम जैसे समान मूल्यों वाले देशों की यह जिम्मेदारी है कि इन उभरती टेक्नोलॉजी में उचित वैश्विक मापदंड अपनाए जाएं। एक्सेलेंसी, हमारे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट सीका, इस पर जैसा आपने कहा, मैं भी चाहता हूं कि बहुत कम समय में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि बाकी बचे मुद्दों पर भी शीघ्र सहमति बन जाएगी। हिंदुस्तान से बैरूनी ममालिक गए कदीम नवादरात हिंदुस्तान लाने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी लगातार कोशिश करते रहे हैं और उनकी कोशिशें रंग लाने लगी हैं। इसी कोशिश के तहत ऑस्ट्रेलिया से 29 नवादरात हिंदुस्तान वापस लाए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से वापस लाए गए नवादरात मुख्तलिफ अदवार के हैं। ये नवादरात 9वीं सदी ईस्वी कब्ल के बताए जाते हैं। बलवा पत्थर, मार्बल, कांसे, पीतल, कागज के ये खूबसूरत नवादरात राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, तमिलनाडु, तेलंगाना और मगरबी बंगाल के हैं। ऑस्ट्रेलिया से वापस आए इन नवादरात का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुआयना किया। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां के बुलंदशहर में एक सिरफिरे नौजवान ने कुछ किसानों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में एक खातून समेत 2 अफराद की मौत हो गई, जबकि 5 अफराद अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। मक्के के खेत में काम कर रहे किसानों पर अचानक एक के बाद एक हमला कर दिया गया। मुलजिम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। वो घर से निकला और रास्ते में उसे जो भी मिलता गया वो बस उस पर हमला करता गया। थाना खानपुर के माजरा गांव में एक मानसिक रूप से थोड़ा सा डिस्टर्ब व्यक्ति के द्वारा फावड़ा लेके घर से निकला और रास्ते में जो लोग मिलते गए उनको घायल करता गया। कुल 7 लोगों को इसके द्वारा घायल किया गया, जिसमें से अब तक की जानकारी के अनुसार 2 लोगों की डेथ हो गई है और 2 जिला अस्पताल में आ गए हैं। शेष का इलाज पीएचसी पे हो रहा है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहाँ से वो भाग गया था मौके से। रास्ते में हमारी एक दूसरी टीम उधर से गुजर रही थी। भागते हुए आदमी को देखकर उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उसके शरीर से खून के छींटे थे। उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल वो पुलिस की हिरासत में है और फावड़ा जिसका इस्तेमाल इसके द्वारा किया गया वो मौके पे है। पुलिस टीम वहाँ पे मौजूद है। एडिशनल एसपी सीओ वहाँ पे है। मैं जिला अस्पताल में हूँ घायलों के इलाज के लिए। अब इसमें 2 चीज़ उल्लेखनीय है। एक तो इसका किसी से कोई विवाद नहीं था। जो घायल हैं सब अलग अलग परिवार के हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानसिक रूप से विक्षिप्तता की स्थिति में इसके द्वारा ये घटना की गई। नहीं, मेरे बाबा बुग्गी लेकर जा रहे थे, वो लेकर खड़ा था मांझा लेकर खड़ा था। जब हम गए इसके धोर निकल के गए, हमारे पीछे भागा, फिर पीछे को बैक ले गया। नत्थी बावन की बुग्गी आ रही थी, विन पे हमला करा। फिर मैं आगे को तेज लेगा बुग्गी, फिर पीछे और भी थे बचाने के लिए आ रहे, फिर विन पे हमला करा। 4 लोग है, चारों को मार के मारा। अच्छा, आप प्रत्यक्ष थे वहाँ? बिल्कुल, हाँ, आंखों देखी? बिल्कुल आंखों देखी। अंडमान और निकोबार जज़ायर में तूफान आस्टी से मुतालिक अलर्ट के दरमियान शदीद बारिश की पेशनगोई की गई है। यहाँ इमदादी टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है। आपको बताएं कि इस साल का पहला तूफान है। रेस्क्यू टीमों को पूरी तरह से अलर्ट रखा गया है, ताहम किसी लैंडफॉल पॉइंट का जिक्र नहीं किया गया है। 55 से 65 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज़ हवाओं से
के साथ बारिश भी हो सकती है। यहाँ साहिल के करीबी इलाकों में रहने वाले लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। लेटेस्ट है शाम को जो 05:30 PM दैट इज 17:30 आवर्स IST पोजीशन है जो बे ऑफ बंगाल का जो सिस्टम है, जो डिप्रेशन बना था सुबह 5:30 में, वो लगभग 12 किलोमीटर प्रति घंटा में मूव हो रहा है। सो नियरली नॉर्दर्ली, उत्तर के दिशा में मूव हो रहा है। अभी जो है ये हमारा जो पोर्ट ब्लेयर जो है उसका जो दक्षिण में ऑलमोस्ट है 100 किलोमीटर, और हमारा जो कार निकोबर है उसका 200 किलोमीटर उत्तर में है रफली। यही है लेटेस्ट है। और जो सिस्टम का ट्रैक अगर देखेंगे ये है, सो एलॉन्ग एंड ऑफ अंडमान निकोबर ये मूव हो रहा है उत्तर की दिशा में। शहनाई के शहंशाह, उस्तादों के उस्ताद, सास के जादूगर, भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान का आज यौम पैदाइश है। बिस्मिल्लाह खान ने 21 मार्च 1916 को बिहार के बक्सर इलाके डमराव में अपनी आंखें खोली। बक्सर में आज भी डमराव शाही ख़ानदान का वो मंदिर मौजूद है जहां बिस्मिल्लाह खान अपने वालिद के साथ घंटों रियाज किया करते थे। बिस्मिल्लाह खान की याद में बिहार हुकूमत की जानिब से कई प्रोग्राम मुनक़िद किए गए हैं। वाज़ेह है कि बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न समेत हिंदुस्तान के 4 आला एज़ाज़ात से नवाजा गया है। आपको बताएं कि यूपी के बनारस में 21 अगस्त 2006 को बिस्मिल्लाह खान का इंतकाल हो गया था। एक अहम खबर दिल्ली से। दिल्ली वक्फ बोर्ड के सदर अमानतुल्लाह खान को CBI ने तलब कर लिया है। अमानतुल्लाह खान को 2016 के एक मामले में पूछताछ के लिए तलब किया गया है। वाज़ेह है कि अमानतुल्लाह खान पर बदउनवानी के कई मामले दर्ज हैं। सीधे रुख करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद का। खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली वक्फ बोर्ड के सदर अमानतुल्लाह खान को CBI ने तलब किया है, क्या कुछ है पूरा मामला, तफसीलात क्या है? देखिए है ना, जब अमानतुल्लाह खान 2016 में चेयरमैन थे दिल्ली वक्फ बोर्ड के, उस वक्त उनके खिलाफ कई बदउनवानी के इल्जाम लगाए गए थे और उनमें खासतौर से जो दिल्ली वक्फ बोर्ड में उन्होंने तकरीरें की थी वो मसला शामिल था। इसके अलावा कई वक्फ अमलाक को लेकर के जैसे कि हल्फनामा दिया अदालत में या कम उसका हल्फनामा दिया, जैसे जोरबाग का मसला है, इसको लेकर के एक नर्सरी राजधानी नर्सरी का मसला था जिसके अंदर कम अमाउंट तलब किया गया था। तो ये तमाम बातें थी जिसको लेकर के शिकायत की गई थी और उसके बाद ये मामला CBI को चला गया था और 2016 में ही दिल्ली वक्फ बोर्ड को एक तहलील कर दिया गया था LG के जरिए से। ये तमाम चीजें हुई थी, ये तमाम मामले चले आ रहे हैं। आज अमानतुल्लाह खान ने खुद इस मामले में जानकारी दी कि उनको 2016 के मामले में तलब किया गया है और साथ ही साथ अभी इस मामले में अहम बात यह है कि क्योंकि कई मामले ऐसे थे जिसमें CBI की तरफ से इनको क्लीन चिट भी मिली थी, जिसकी वजह से इनका दोबारा से एक तरीके से दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनने के लिए रास्ता साफ हुआ था। अब भी ये चेयरमैन है और अभी भी इनके ऊपर तलवार लटक रही है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया हुआ है। तमाम इनके साथ इनकी मुश्किलात हैं, लेकिन साथ ही साथ CBI जो है वो करप्शन के मामलों को लेकर के इनकी जांच कर रही है। हालांकि अमानतुल्लाह खान लगातार ये कहते रहे हैं कि उनके ऊपर जो इल्जामात लगाए गए हैं उसमें ज्यादातर BJP से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने उनके ऊपर इल्जामात लगाए हैं और केस किए हैं। यही वजह है कि वो इस पूरे मामले को सियासी रुख पर ले जाते हुए ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। जी, तो बहरहाल देखना अहम होगा कि अब इस मामले पर क्या कुछ पेशरफ्त होती है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। एक और अहम खबर आपको दे दें, दरियाए कावेरी पर डैम बनाने का कर्नाटक का फैसला। तमिलनाडु असेंबली में मुत्तफिका तौर पर करारदाद मंजूर की गई है। तमिलनाडु BJP ने भी करारदाद की हिमायत की है। आपको बताएं कि मेकेदाटू में बड़ा आबी जखीरा बनाने का कर्नाटक का मंसूबा है। कर्नाटक को इजाजत न देने की मरकज से दरख्वास्त की गई है। अहम खबर, दरियाए कावेरी पर डैम बनाने का कर्नाटक का फैसला। तमिलनाडु असेंबली में मुत्तफिका तौर पर करारदाद मंजूर की गई है। तमिलनाडु BJP ने भी करारदाद की हिमायत की है।
मेकेदाटू में बड़ा आबी जखीरा बनाने का कर्नाटक का मंसूबा है। हालांकि कर्नाटक को इजाजत न देने की मरकज से दरख्वास्त भी की गई है। कुछ अहम बैनुल अक़वामी खबरें भी। कीव और सोमी में रूस के हमलों में हलाकत और तबाही हुई है। कीव में कसीर मंजिला इमारत पर किए गए हमले में 6 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि रूसी फौज ने मारियोपोल का मुहासरा कर रखा है। लाखों शहरी मारियोपोल में फंसे हुए हैं। रूस की वजारत दिफा का कहना है कि अगर रूस के खिलाफ हथियार उठाने अपने हथियार डाल दें तो उसके बदले शहरियों को निकलने की इजाज़त दी जाएगी। दोनेत्स्क और लुहांस्क में भी रूसी फौज भरपूर हमले की तैयारियों में है। सूमी में केमिकल प्लांट पर किए गए हमले में आसपास के गांव मुतासिर हुए हैं। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर तशद्दुद का सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। जमहूरी हुकूमत और फौजी जनता दोनों में उनका इस्तेहसाल हुआ है और हो रहा है। दुनिया भर में म्यांमार के मजलूम रोहिंग्या अक़लियतों पर हुए तशद्दुद की मजम्मत की गई है। इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद हुई, लेकिन उनका दर्द व अलम कम न हुआ। अब अमेरिका ने म्यांमार के अक़लियतों पर हुए मजालिम को बिलाखिर नस्ल कुशी के तौर पर तस्लीम कर लिया है। रोहिंग्या मुसलमानों पर म्यांमार फौज का तशद्दुद, जुल्म व ज़्यादती, नस्ल कुशी के मुतरादिफ अमेरिका का बयान। बेघर रोहिंग्या मुसलमान वतन छोड़ने पर हुए मजबूर। अमेरिका ने एतराफ़ किया है कि म्यांमार में फौज की जानिब से रोहिंग्या मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अमेरिका ने तवील मुद्दत से रोहिंग्या अक़लियतों के खिलाफ जारी जुल्म व ज़्यादती को नस्ल कुशी और इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुतरादिफ करार देने का फैसला किया है। रोहिंग्या मुसलमानों पर तशद्दुद को बाज़ाब्ता नस्ल कुशी करार दिए जाने के बाद म्यांमार पर कुछ नए जुर्माने आयद किए जा सकते हैं और बाज़ इमदाद महदूद की जा सकती है। अमेरिका का मानना है कि इस फैसले से म्यांमार की फौजी हुकूमत को जवाबदेह बनाने में आलमी बरादरी की काविशों को तक़वीत मिलेगी। फौजी ओहदेदार के हवाले से खबर रसा एजेंसी ने बताया कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा बाकायदा तौर पर इसका ऐलान पीर के रोज़ करेंगे। ब्लिंकन पीर के रोज़ वाशिंगटन में होलोकॉस्ट म्यूजियम के एक प्रोग्राम से खिताब करेंगे। इस प्रोग्राम में म्यांमार का नस्ल कुशी का रास्ता के उन्वान से तस्वीरों की एक नुमाइश मुनक़िद की जा रही है, जिसमें म्यांमार में रोहिंग्या के इस्तेहसाल को पेश किया जाएगा। 2017 से तकरीबन 7 लाख रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार छोड़कर हमसाया मुल्क बांग्लादेश में कैंपों में रहने पर मजबूर हैं। 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में म्यांमार मामले पर समाअत शुरू हुई थी, लेकिन जमहूरी हुकूमत का तख्ता पलट होने के बाद पेचीदगियां पैदा हो गई। आलमी अदालत में यह मामला नस्ल कुशी के मुकदमे के तौर पर ज़ेर समाअत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अमेरिकी सदर जो बाइडेन 25 मार्च को वार्सो का दौरा करने वाले हैं। यूक्रेन पर रूसी जारहियत के पस मंज़र में उनके इस मुजवज़ा दौरे को काफ़ी अहम माना जा रहा है। जो बाइडेन पोलैंड के सदर के साथ यूक्रेन की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल करेंगे। सख्त मेहनत और पुख्ता अज़्म हो तो कुछ भी मुमकिन है। न्यूज़ 18 की पहल और बायजूस यंग जीनियस सीज़न 2 में हम ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने अज़्म के साथ वो काम करने का हौसला दिखाया जो उनकी उम्र में तकरीबन नामुमकिन लगता है। यही हमने बायजूस के यंग जीनियस सीज़न 2 के इस हफ्ते के एपिसोड में देखा। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। आज की हमारी पहली यंग जीनियस बड़ी तूफानी है। बेखौफ समुद्र की लहरों पर खेलना इनकी निशानी है। नेशनल चैंपियन इन विंड सर्फिंग एंड एन एस नेशनल स्किफ सेलर, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार अवार्ड की विजेता, गोवा की शान, ये है 15 साल की पर्ल कोलवलकर। देखिए तो रवि, ये पर्ल है, पर्ल कोलवलकर। और पर्ल आप तो इनको जानती हैं, रवि दाहिया, ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट। एक्साइटेड टू मीट हिम? वेरी वेरी। आप तो अखाड़ा में कुश्ती लड़ते हैं,
ये समुद्र में कुश्ती लड़ती है लहरों से। इनका ख्वाब है कि पेरिस में भारत के लिए वो सेलिंग करें। हम भी उम्मीद करेंगे कि अगली बार मैं भी देश के लिए गोल्ड जीतूं और आप मेरे साथ हो और दोनों उसमें पेरिस भी लेने मिले और देश का नाम रोशन करेंगे दोनों। लेकिन आप इनको बताइए कि इसमें इनको क्या करना पड़ेगा ताकि वो जाकर उस पोडियम पे पहुंच जाएं। बिल्कुल जी, सबसे पहले तो यही कहूंगा कि एक डिसिप्लिन है वो सबसे जरूरी है और एक रिस्पेक्ट है ना, सबकी बड़ा या छोटा सबकी एक रिस्पेक्ट आपके मन में जरूर होनी चाहिए और एक आपका गोल है ना उसके प्रति आप इतने सच्चे होने चाहिए कि आप अचीव भी ना करो ना तो आप कल ये नहीं हो कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश नहीं की। हमारे नेक्स्ट जीनियस एक डेटा साइंटिस्ट हैं। डेटा साइंटिस्ट टाइटल से ही बड़ा और मुश्किल काम सुनाई देता है और इस बड़ी और मुश्किल जिम्मेदारी को सिर्फ 14 साल की उम्र में संभालते हैं हमारे अगले यंग जीनियस। Hey Siddharth. Oh, hello. Come, sit. Welcome to Byju's Young Genius. तो आप एक बात बताइए, ये डेटा की दुनिया में आप घुसे कैसे? So, yes, my mom and dad are also software engineers. At the age of 7, I basically first started with the whole concept of coding and everything. 7 साल की उम्र में? At a young age, I play a lot of computer games and mobile games as well. Hi, Siddharth. Hi, guys. Oh my God, I am mind blown by what I just saw. Oh, yes. I mean, do you have any free time to become my coach anytime soon? तो न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।